वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का। ये रहा हमारा रोड मैप जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, राइट। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कैनेडियन शील्ड की, राइट। तो देखिए कनाडा में यहाँ पर है हडसन बे, और हडसन बे के चारों ओर स्थित है ये कैनेडियन शील्ड। ठीक है, तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इस मैप में देखिए यहाँ पर इधर ये है बीच में यहाँ पर हडसन बे, राइट, हडसन की खाड़ी, और इसके चारों ओर स्थित है ये कैनेडियन शील्ड। ठीक है, बात करते हैं कैनेडियन शील्ड से जुड़े हुए जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी। देखिए इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है अब से लगभग 2 बिलियन साल पहले। देखिए ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो हिस्सा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का, जिसमें शामिल है कैनेडियन शील्ड, लोरेंसन प्लेट्यू, और इसी का एक्सटेंशन जो है यहाँ पर लेब्राडोर प्लेट्यू। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये नॉर्थ अमेरिका अमेरिकन प्लेट का सबसे पुराना हिस्सा है। इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है, प्राचीन भूखंड है ये। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और देखिए ये काफी स्टेबल है। प्लेट टेक्टोनिकली अगर जो हम लोग बात करें तो ये काफी स्टेबल है, और यहाँ पर जो भूकंप है, ज्वालामुखी संबंधित घटनाएं हैं, वो या तो नाम मात्र की होती हैं या फिर नहीं होती हैं। काफी स्टेबल है, काफी स्थिर है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं आपको याद रखनी है। इसका जो एक्सटेंशन है वो यहाँ तक ऊपर तक फैला है, यहाँ तक फैला हुआ है ग्रीनलैंड तक। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए इसकी एक विशेषता और है इस रीजन की, कि इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा बोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, बोरियल फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्निफेरस फॉरेस्ट भी। ठीक है, शंकुधारी वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये इस रीजन में। और इस रीजन में कौन सी क्लाइमेट पाई जाती है? टैगा क्लाइमेट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका की जलवायु के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस आपको यही याद रखना है कि यहाँ पर शंकुधारी वन जो है बड़ी मात्रा में मिलते हैं, और दुनिया के सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसका जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपको याद रखना है ग्रेनाइट की चट्टानों के कारण कैनेडियन शील्ड बनी है। और देखिए ये जो रीजन है, ये जो कैनेडियन शील्ड वाला रीजन है, ये फसलों के उत्पादन के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पर जो है बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल रिसोर्सेज जरूर मिलते हैं, ठीक है, लेकिन फसलों का उत्पादन इस रीजन में नहीं होता है। तो आपको याद रखना है। मिनरल रिसोर्सेज की बात करें कि कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पर मिलते हैं, उनमें शामिल है आपका आयरन, गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, प्लेटिनम, निकिल, कॉपर, डायमंड। तो इस प्रकार से ये तमाम मिनरल सोर्सेज इस वाले रीजन में पाए जाते हैं, कैनेडियन शील्ड वाले रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो कॉर्निफेरस फॉरेस्ट है, बोरियल फॉरेस्ट है, इनकी लकड़ियों से यहाँ पर कागज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इस कारण से जो पल्प इंडस्ट्री है, जो पेपर इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ी मात्रा में डेवलप हुई है, राइट। इस प्रकार से जो कनाडा है वो दुनिया का सबसे बड़ा पेपर प्रोडक्शन वाला देश है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। किसके कारण? इस टैगा क्लाइमेट के कारण। टैगा क्लाइमेट में पाई जाती है कौन से फॉरेस्ट? बोरियल फॉरेस्ट। तो ये आपको याद रखना है। देखिए ये जो रीजन है यहाँ पर, जहाँ पर ये लोरेंशियन प्लेट्यू पाया जाता है, इंक्लूडिंग ये वाला रीजन, ग्रेट लेक वाला, जो 5 यहाँ पर महान झीलें हैं उनका, उनको भी मिला के, ये देखिए यहाँ पर ये वाला रीजन जो है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसका नाम है लोरेंशियन क्लाइमेट। ठीक है, अब इस लोरेंशियन क्लाइमेट का नाम लोरेंशियन इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर ये लोरेंशियन प्लेट्यू है। ठीक है, तो देखिए इसकी क्या विशेषताएं हैं इस क्लाइमेट की, ये तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग इस नॉर्थ अमेरिका की जलवायु के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए बस आपको यही याद रखना है कि इसका नाम कैसे पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की कुछ इंपोर्टेंट जल संधियों की, स्ट्रेट्स की। ठीक है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले है यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग जल संधि। अब जल संधि के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जल संधि क्या है। ये एक नैरो स्ट्रिप होती है वाटर की। ठीक है, एक पतली सी पट्टी होती है जल की, जिसके द्वारा दो बड़ी जलराशियां आपस में मिलती हैं और दो बड़ी स्थल राशियां एक दूसरे से अलग होती हैं। देखिए बेरिंग स्ट्रेट जो है दो बड़ी जलराशियों को मिलाती हैं, वो है आपकी, एक तरफ है आर्कटिक ओशियन, राइट, और दूसरी तरफ है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और जो ये दो बड़ी स्थल राशियों को दूर करती है, अलग करती है, तो एक तरफ है एशिया महाद्वीप या फिर कहीं रशिया, और दूसरी तरफ है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट जल संधि है, इसके बारे में तो आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरे के बारे में बात करते हैं। यहां पर है ये फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि जो है वो फ्लोरिडा प्रायद्वीप को
अलग करती है क्यूबा से। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्लोरिडा जो है वो एक राज्य है यूएसए का, इसको अलग करती है क्यूबा से। ठीक है, अब क्यूबा एक कैरेबियन कंट्रीज में आता है। ठीक है, और मिलाती किसको है? गल्फ ऑफ मैक्सिको को, मैक्सिको की खाड़ी को मिलाती है अटलांटिक ओशियन से फ्लोरिडा जल संधि। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए यहां पर है ये हडसन की खाड़ी, हडसन बे, और इसी के पास में यहां पर है ये अनगावा प्रायद्वीप। राइट, अनगावा प्रायद्वीप के ऊपर यहां पर है ये बैफिन आइसलैंड। राइट, तो बैफिन आइसलैंड और अनगावा प्रायद्वीप के बीच में है यहाँ पर हडसन जल संधि। राइट, तो इस प्रकार से जो हडसन जल संधि है वो बैफिन आइसलैंड को अलग करती है अनगावा प्रायद्वीप से। तो आपको याद रखना है। और मिलाती किसको है? हडसन की खाड़ी को मिलाती है लैब्राडोर सी से, लैब्राडोर सागर से। अगली जल संधि की बात करते हैं। देखिए यहां पर है ये बैफिन आइसलैंड और ऊपर है यहाँ पर ग्रीनलैंड। सो बैफिन आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करती है ये डेविस स्ट्रेट। राइट, डेविस जल संधि। तो यहां पर है ये डेविस जल संधि। और मिलाती किस किस को है? ये मिलाती है बैफिन बे को लैब्राडोर सी से। राइट, जो बैफिन की खाड़ी है उसको मिलाती है लैब्राडोर सागर से। सो ये है कुछ इंपोर्टेंट जल संधियां नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है तो बहुत सारी, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तो आपको पता होना ही होना चाहिए, इनके बारे में आपको भूलना नहीं है। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि यहां पर है इस्तमस ऑफ पनामा। इस्तमस के बारे में आपको बता चुका हूं कि इस्तमस क्या है कि एक तरीके से जो जल संधि है उसका उल्टा होता है बेसिकली। इस्तमस क्या होता है कि नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की, एक पतली सी पट्टी होती है जमीन की जिसके द्वारा दो बड़ी स्थल राशियां आपस में मिलती हैं और दो बड़ी जल राशियां एक दूसरे से अलग होती है। देखिए जो इस्तमस ऑफ पनामा है ये मिलाती है आपकी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, और अलग करती है आपकी पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और यहीं पर है पैनामा कैनाल। राइट, अब पैनामा कैनाल के बारे में डिटेल में जानते हैं। ये यहाँ पर पैनामा जो कंट्री है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, उसका मैप यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर, इसी को बोलते हैं इस्तमस ऑफ पनामा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ रही है। ठीक है, इस्तमस ऑफ पनामा। तो यहीं पे बीच में इसको इस्तमस ऑफ पनामा को काट कर निकाली गई है पैनामा कैनाल। ठीक है, अब पैनामा कैनाल जो है वो मिलाती है आपकी अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से। ठीक है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। देखिए जो पैनामा कैनाल का निर्माण हुआ है वो हुआ है 1914 में। ठीक है, अब 1914 से पहले व्यापार कैसे होता था उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। देखिए अगर जो किसी यूरोपियन कंट्री को यूएसए से व्यापार करना है, या फिर किसी एशियन कंट्री को या फिर अफ्रीकन कंट्री को यूएसए से व्यापार करना है, तो उसके जहाज कैसे जाते थे? ऐसे देख रहे हैं, ये मैप आप देखना, ये साउथ अमेरिका का जो साउदर्न मोस्ट हिस्सा है, ठीक है, इससे होते हुए यहां पर ये साउदर्न मोस्ट हिस्सा है साउथ अमेरिका का, यहां पर एक जल संधि जिसका नाम है मैगलन जल संधि। ठीक है, इसी को ड्रैक पासेस भी बोलते हैं। तो इससे होते हुए जहाज जाते थे यूएसए में, और ऐसे यूएसए के जहाज भी ऐसे ही ड्रैक पासेस या फिर मैगलन जल संधि से होते हुए यूरोप में, या फिर उनको जहां पे भी जाना रहेगा, एशिया में जाना रहेगा, ऐसे व्यापार करते थे 1914 से पहले। तो देख रहे हैं आप कितना लंबा रास्ता इनको तय करना पड़ता था। लेकिन 1914 में ये जो इस्तमस ऑफ पनामा है इसको काटा गया और यहां से पैनामा कैनाल निकाल ली गई। राइट, तो उसके बाद से जो व्यापार होता है वो ऐसे होता है। देखिए मान लीजिए किसी यूरोपियन कंट्री को जाना है तो वो ऐसे जाएगा, देख रहे हैं, पैनामा कैनाल से होते यूएसए में ऐसे जाएगा। ऐसे ही किसी एशियन कंट्री को या अफ्रीकन कंट्री को ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कई हजार किलोमीटर लंबा रास्ता समुद्री रास्ता है वो बच गया। तो इस प्रकार से जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है पनामा कैनाल को, तो वो हुआ है यूएसए को। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इस मैप में, आप जूम करके दिखाया गया है, ये है यहाँ पर पैनामा कैनाल। ठीक है, देख रहे हैं, और फैक्ट्स देखते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर ये जो पैनामा कैनाल है इसके एक तरफ है यहाँ पर पैसिफिक ओशियन और दूसरी तरफ है यहाँ पर अटलांटिक ओशियन, या फिर इसको ऐसा कहें कि पैनामा कैनाल पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पैसिफिक ओशियन का लेवल है वो अटलांटिक ओशियन से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करना होगा कि मान लीजिए किसी जहाज को जाना है पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन में। राइट,
तो उसको जहाज को नीचे उतारना पड़ेगा पानी में, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, किसी जहाज को अगर जो अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन में जाना है तो उस जहाज को ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पानी का ऊपर उठाना या फिर नीचे बैठाना है पानी का, इसके लिए पनामा कैनाल में एक जबरदस्त इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। वहां पर कुछ लॉक्स लगाए गए हैं, ठीक है। उन लॉक्स में जहाज खड़े होते हैं, ठीक है, और उनके नीचे फिर पानी भरता है, या फिर अगर जो जहाज को ऊपर उठाना रहेगा तो पानी भरेगा उन लॉक्स में, अगर जहाज को नीचे बैठाना रहेगा तो पानी वहां से निकल जाएगा। तो इस तरीके की जबरदस्त इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, ताकि ये जो जहाज है इन पे सामान लदा रहता है, ठीक है, ताकि ये जो जहाज है वो आसानी से एक महासागर से दूसरे महासागर में प्रवेश कर सके, ठीक है। तो ये रहा पनामा कैनाल के बारे में, तो ये आपको याद रखना है। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें हमने बात की पनामा कैनाल की और कुछ इंपोर्टेंट जल संधियों की, ठीक है। इससे अगला डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।